बाहर भी जो है वापस स्लो है थोड़ी क्लास। बस अपनी जो हमने कोलैब बनाई थी, नोटबुक जो बनाई थी, उसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पे हम सिंटैक्स देखते हैं किस तरह से होता है। अभी तो हमने ओवरव्यू देख लिया। अब देखिए मैं यूजर बनाता हूँ। अब वेरिएबल क्या होते हैं जो भी आप सबको पता है, टाइपस्क्रिप्ट की वही है। वेरिएबल किसी भी डेटा को स्टोर करना वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, जहाँ वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करते हैं। अब पाइथन के अंदर वेरिएबल्स बनते किस तरह से बनते हैं? जस्ट आपने डायरेक्टली उसका नेम लिखना, जो भी आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल। अच्छा, अब नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से होगी? कैमल केस होगी भी आप जो टाइप के यूज करते हैं, हम यूज कर सकते हैं कैमल केस, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है पाइथन के अंदर। जानवरी में जैसे सारे क्या मिलती है इसलिए स्नेक केस, ठीक है। अब स्नेक केस कैसा होता है? आपने जो भी दो आपके वर्ड हैं उसको स्पेस से सेपरेट नहीं करेंगे, आप उसको अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे, ठीक है। सेपरेटर क्या होगा? अंडरस्कोर, वेरिएबल 1, इस तरह से। उसके बाद अब इसको हम टाइप हिट करेंगे। टाइप हिट कैसे करते हैं? कॉलन और स्ट्रिंग str, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग नहीं, जस्ट str और इज इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूँ, लाइन कर लेता हूँ, हेलो, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट क्या नाम है मेरा? वेरिएबल अंडरस्कोर 1, सही है, ये भी करेक्ट हो गया। अच्छा, ये सारी जो भी स्टैंडर्ड है कम्युनिटी के, वो आप कहाँ पे देखेंगे? पिन 8 के ऊपर, PEPL, उसके ऊपर जाके ये सारे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल बन गया। अब हम आते हैं डेटा टाइप, क्विक चलेंगे। डेटा टाइप्स सही है, विजिबल है। अब हमारे पास डेटा टाइप कितने टाइप्स के हैं? सबसे पहले स्ट्रिंग, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? str। देन इंटीजर, रिप्रेजेंट int। बूलियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बूल से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है सेट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। अच्छा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उसकी आप पूरी लिख लीजिए। डिप और टपल, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सारी हमारे पास डेटा टाइप होती है, और भी बहुत सारी होती है। अब हम इन सबका क्विक सिंटैक्स देखेंगे और आगे फिर हम मूव ऑन करेंगे। डेटा टाइप के टाइप अच्छा, अब टाइप स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टेप 2। ये वाला हमारा था डेटा टाइप, आपको पता चल गई कौन कौन सी है हमारे पास, ये वाली। अब एक की क्यूरी आप सबको वही है जो इसमें थी, टाइप रेफरेंस, सारी क्यूरी वही है। स्ट्रिंग के अंदर सारा टैक्स, इंटीजर के अंदर सारा नंबर, फ्लोट के अंदर सारे डेसिमल नंबर, बूलियन के अंदर ट्रू फॉल्स, लिस्ट के अंदर आपका जो एरे होगा उसको लिस्ट बोलते हैं, डिक्शनरी आपका ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया।
ये है स्टार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले आ गई आपकी पाइथन की डेटा टाइप। यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर है ना 2 से 3 टॉपिक। एक है पाइथन में टाइपिंग किस तरीके से काम करेगी, दूसरी चीज़ है आपकी डक टाइपिंग, और तीसरी चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है कंपैरिजन दिया हुआ है आई थिंक ग्रुप्स का और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, अब क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और हम क्लास के बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता वो अभी हम डिस्कस करें वरना वो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक मरतबा रिपीट कर लेंगे, लेकिन आप घर से पढ़ कर आइए। अभी मेरे सरोजा होगा लेकिन फिर भी पढ़ कर आइएगा, पूरा हफ्ता है मेरे पास। ठीक है, तो अभी हम डेटा टाइप पे जाते हैं ताकि हम जल्दी से वो चीज़ें कवर कर लें। कोई चीज़ें टाइप्स तो आपको ऑलरेडी पता है, तो वो जल्दी से हमजा भाई कवर करवा दें। अब देखिए टाइप्स मैंने बताई, यहाँ पे सारी वही टाइप है। न्यूमेरिक आपकी किसमें होगी, इंटीजर और फ्लोट में, डिक्शनरी, बूलियन, सेट। सीक्वेंशियल आपकी टाइप्स कौन सी होती है, स्ट्रिंग, लिस्ट और अरे। और ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका कहाँ पे है, न्यूमेरिक्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पता है किसी को? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मैथ्स के अंदर इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर होते हैं, यस उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यस लाइक अगर आप कहते हैं 3i + 7j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जी ऐसे ही। सही है। अब देखिए इंटीजर की हम वैल्यू किस तरह से डिफाइन करते हैं, हमने देखी नम इंटीजर। अच्छा अब यहाँ पे आप वेरिएबल की केस कौन सा है, स्नैक केस वाला। ठीक है, अगर आपको पाइथन में टाइप चेक करनी है किसी भी वेरिएबल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसके फंक्शन से चेक कर सकते हैं हम, टाइप के फंक्शन से। उसके अंदर हमने पास कर दिया, अभी क्या बताएगा उसकी क्लास कौन सी है। पाइथन के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट पे ही याद रखी है, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। इससे मुराद मेरा क्या है कि आप जब भी कोई भी काम करेंगे तो उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट तो उसकी क्लास होगी। सही है, और उसके बाद अब हमने स्ट्रिंग के अंदर नम लिस्ट इंटीजर हमने यहाँ पे प्रिंट किया। ये तो था हमारा इंटीजर किस तरह से। फ्लोट के अंदर आप डेसिमल्स वैल्यू लेंगे, लाइक 0.1, 0.0, 0.0, 0.05, इस तरह से आप फ्लोट के अंदर असाइन करेंगे। ठीक है, अब टाइप हिंट से मेरा मुराद क्या था, मैं फर्स्ट करें टाइप मैंने यहाँ पे क्या किया इंटीजर, अभी मैं इसको कर रहा हूँ। देखिए इसकी वैल्यू आ गई 42, बट जस्ट इन केस मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देता तब क्या होगा, क्या चल जाएगा? बिल्कुल, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ये चलेगा, डायनामिक लैंग्वेज है। ठीक है, डायनामिक लैंग्वेज याद रखिए। अब जब भी आप अच्छा हमजा भाई ने छेड़ दिया टॉपिक, तो मैं बताऊँगा। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं ये चीज़ करता तो क्या कंपाइल हो जाता कोड? क्यों? टाइप एरर आ रहा। पाइथन ये अलाउ कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये पाइथन टाइप चेक नहीं करता, हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए टाइप लगा रहे हैं। ठीक है, या तो डेवलपर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए उसे पता हो कि वेरिएबल में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है ऑप्शनल टाइप हिंटिंग। ऑप्शनल का मतलब ये कि भाई ये ऑप्शनल है, लगाओ ना लगाओ मर्जी है। और फिर टाइप हिंटिंग सिर्फ टाइप हिंट कर रही है, टाइप इन्फोर्सिंग नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि यार चलें डेवलपर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि यार टाइप चेकिंग इन्फोर्स हो तो फिर उसके लिए क्या करूँ? बिल्कुल ऐसे ही उसके लिए फिर हम यूज़ कर सकते हैं माईपाई। वो फिर आगे जाके पढ़ेंगे, इस वक्त तो अभी ज़रूरत नहीं है। वहाँ से फिर वो इन्फोर्स करेगी कि जो भी आप टाइप लगा रहे हैं अगर आप उसके खिलाफ कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो फिर आप वो एरर भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन ये सपोर्ट नहीं करता।
पाइथन कहता है जो मर्जी है वेरिएबल को असाइन कर दो, मैं काम चला लूँगा। हम यहाँ पे जो इनिशियली जो टाइपिंग लगा रहे हैं ये सिर्फ टाइप हेडिंग के लिए, टाइप इन्फोर्स नहीं हो रही। इसीलिए जब हमजा भाई ने वेरिएबल में इंटीजर के साथ स्ट्रिंग असाइन कर दिया तो पाइथन ने कोई एरर रेज नहीं किया, क्योंकि सिर्फ हेड है, इन्फोर्स नहीं करा। सही है। टाइप हेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये आपको टाइप रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, इन्फोर्स नहीं करता, जस्ट डेवलपर टाइम पे या डेवलपर का एक्सपीरियंस करने के लिए आप टाइप हिट्स करते हैं। हिट्स से क्या है, आप उसको हिंट दे देंगे यहाँ पे कौन सी टाइप आएगी, ठीक है। इसी तरह फ्लोट हमने देखी, फ्लोट के अंदर डेसिमल्स वाली वैल्यू सारी पॉइंट के साथ आ जाए, सारी जो भी आपके वैल्यूज होंगी वो डेसिमल में होंगी। अब आएगी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टाइप कॉलम के साथ। अच्छा, जितनी भी टाइप आप डिफाइन करेंगे इस इक्वल से पहले कॉलम के साथ, ठीक है। अब हमने क्या है, नंबर कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर अब लेट्स सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो आपके पास में दिख रहा है 2 + 3j, ये कौन से टाइप में आएगी, नंबर में नहीं आएगी, ठीक है। इंटीजर में आएगी तो इसके लिए कौन सी टाइप आएगी, कॉम्प्लेक्स। मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक की मैथ्स के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स आपके सॉल्विंग आती है, जिसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर, ठीक है। अब हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे, बात उसके अंदर नहीं जाएंगे, जस्ट इसको देखते हैं। अब एक केस होता है ये वाला जो है, ये आपका क्या है, रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर, ये वाला लेफ्ट हैंड पे आपका रियल नंबर और राइट हैंड पे आपका इमेजिनरी, जिसके साथ एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब हम इसको प्लस करना चाहते हैं 2 + 3j, तो ये कौन सी उसके अंदर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब अगर मैं देखूँ इसका आंसर क्या आएगा, 2 + 3 जाएगा ना, 2 क्योंकि + वो हो ही 3 नहीं सकते प्लस, क्यों आएगा, क्योंकि प्लस नहीं हो सकते, दो क्योंकि अलग अलग प्लस नहीं हो सकते, अलग टर्म, ठीक है। ये सिंपल एक वैल्यू कंसीडर होगी, देन बूलियन जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। उसके बाद सिक्वेंशियल टाइप। अब सिक्वेंशियल टाइप से क्या होगा, जो एक सीक्वेंस में चलती है, जो एक ऑर्डर बना के चलती है, ठीक है। अगर वो टाइप है तो वो एक ऑर्डर में चलती है, उसका एक ऑर्डर होगा, लाइक 1 2 3 0 6 अब पहली सिक्वेंशियल टाइप हमारे पास कौन सी होगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम कोई सा भी टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, नंबर एज ए कोटेशन के अंदर। अब स्ट्रिंग को डिफाइन करने के मल्टीपल वेज हैं पाइथन में। सबसे पहला सिंगल कोटेशन, ठीक है। सिंगल कोटेशन के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो स्ट्रिंग कंसीडर। उसके बाद डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन का केस सेम ही है। उसके बाद ट्रिपल सिंगल कोटेशन, इसका क्या मतलब है, किसी को पता? क्या मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में, इसके अंदर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। एक चीज़ तो ये है उसकी जो शेयर करा उस पर लिखा हुआ भी है ना, तो पढ़ नहीं रही है, पढ़े पढ़ने में लिखा हुआ तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। अब देखिए टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे मल्टी लाइन डालना है तो मैं क्या करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ, बैकटिक्स, सही है। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी ये चीज़ होगी, ठीक है। वो सपोर्ट कैसे हो रही है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, या तो 3 सिंगल कोट्स लगा दूँ मैं, या फिर 3 डबल कोट्स। अगर मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ तो फिर मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल लाइंस पे जाए। हमने आगे चलना, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं जिस पैटर्न में लिखूंगा ना वैसे ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करूँ, ये लाइन अगर मैं ब्रेक करूँगा ना तो इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। जिस सिंटेक्स में मैं लिखूंगा उसी सिंटेक्स में आगे यहाँ पे प्रिंट होगा, देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, की टेकअवेज, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन और ये ट्रिपल कोटेशन, ये भी डिफाइन करने करेंगे। देन आती है लिस्ट। लिस्ट एक अलग एरे है टाइपस्क्रिप्ट के अगर ज़बान में आप समझें, बट पाइथन के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, लिस्ट। लिस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर एक और एडिशनल चीज़ होती है पाइथन में, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, माइनस से
-1 -2 जीरो से तो आपका -3 लेफ्ट टू राइट चला, लेकिन अगर आप माइनस में करेंगे -1 से तो वो कहाँ से आएगा, राइट Right टू to लेफ्ट। यानी अगर इसका इंडेक्स 0 है तो अगर मैं -1 प्रिंट करना चाहूँगा तो -1 पे क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, वो राइट टू लेफ्ट आएगा। माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी कहाँ चलती है, राइट टू लेफ्ट याद रखिएगा। हाँ, वो जब आप प्रिंट कर रहे होंगे तो आप उसका इंडेक्स बताएंगे ना कि कौन सा इंडेक्स आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आप अगर माइनस में लिखें या प्लस में लिखें वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लिखें। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं पता है कि लिस्ट की एंड में क्या है, कौन सा इंडेक्स है, तो आप -1 लिख के लास्ट वाला इंडेक्स आप देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा होगा। सही है, ये लिस्ट हो गई। लिस्ट की आइडेंटिटी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और कॉमा सेपरेटेड सारे उसके क्या होंगे, आइडेंटिटी। ठीक है, लिस्ट क्लियर है। उसके बाद टपल। टपल क्या होता है, पाइथन टाइप की कॉन्सेप्ट से लिस्ट की तरह ही होता है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं उसके अंदर। देखिए लिखा हुआ है एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ये कदम लिस्ट की तरह ही होता है लेकिन राउंड ब्रेसेस के अंदर होता है, बट ये इम्यूटेबल होता है। अगर इन आपने इसको एक बार डिफाइन कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टेंट समझ इम्यूटेबल और ऑर्डर्ड के अंदर रहता है, यानी ऑर्डर इसका मेंटेन करेगा। लिस्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, टपल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है रेंज का फंक्शन। टपल क्लियर है, यस ठीक है, एन ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन। उसके बाद रेंज। अब ये रेंज क्या करता है, ये एक अलग बिल्ट इन फंक्शन है। मैं भी क्विक जा रहा हूँ, प्रॉब्लम हो तो मेरे को वहीं रोक दीजिए। सही है, पीछे से भी सारा। अब रेंज का फंक्शन क्या करता है, ये आपको एक नंबर ऑफ लिस्ट जनरेट करके देता है। आपने बता दिया, अब इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, 2 रिक्वायर्ड होते हैं, तीसरा ऑप्शनल होता है। ठीक है, पहला जो पैरामीटर होगा यानी आर्ग्यूमेंट होगा वो बताएगा कि आपको लिस्ट यानी नंबर जो आप जनरेट करना चाह रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट वो एंड कहाँ पे होगा। अच्छा, एंड के अंदर से हमेशा 1 माइनस होगा। वो स्टेप से अगर आप कह रहे हैं कि 1 से 10 तक के लिए जनरेट हो, लाइक मैंने यहाँ पे कहा 1 और यहाँ पे 10, तो ये 10 में से 1 माइनस करेगा और 9 तक की लिस्ट जनरेट करके देगा। क्लियर है, 9 तक की लिस्ट जनरेट करेगा। ये आप इसको इस तरह से समझ लें, इंडेक्सिंग के मुताबिक चलता है। इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट लेके चले, 0 पे आएगा 2 1 2 3 4 5 6 और ये n-1 चलेगा। सही है, जो भी नंबर होगा उसमें से -1 मिलेगा। और ये जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है ये है स्टेप्स। अब ये स्टेप्स क्या है, कितने आपको स्टेप छोड़ के चलना है। बाय डिफॉल्ट ये होता है 1। ठीक है, अब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, उसके कभी कभी कोई होता है कि 2 स्टेयर्स छोड़ के चला, 3 स्टेयर्स छोड़ के, कोई आप बाय डिफॉल्ट 1 पे चलता है जो लाइन बाय लाइन सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, तो स्टेप अगर मैंने यहाँ पे रखा है 2, तो ये क्या करेगा, पहला इंटीजर आपका जो होगा लिस्ट के अंदर होगा 1, उसके बाद 2 स्टेप मिस करेगा, यानी अभी 1 पे है 1 2 स्किप करेगा और कहाँ आ जाएगा 3 पे, फिर 4 स्किप करेगा, कहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, ये है स्टेप। अगर मैं देखें इसको प्रिंट में, अच्छा ये जस्ट स्टेप डॉट स्टेप लगाएगा तो ये स्टेप दे रहा है, मैं जस्ट नंबर ऑफ रेंज, ये देखिए। अच्छा, इसको हम लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी देखना है। सही है, ये मोस्टली लूप्स के अंदर यूज होगा। सही है, रेंज का फंक्शन क्लियर हो गया, क्या है, स्टार्ट एंड और स्टेप, 3 चीजें। अब ये आ गया लूप। ये रेंज का फंक्शन जो है वो यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। एक मैंने लूप बनाया, for लूप चलाना, आई क्या है आपका लोकल वेरिएबल, आप उसकी यूज। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ एन। ठीक है, कहाँ पे आपको चेक करना है, रेंज का फंक्शन मैंने बता दिया, आप 1 से 10 तक की एक लिस्ट जनरेट करो और स्टेप 2 चलाना। अब मैं अगर इसको रख लूँ, अब देखिए कॉलन लास्ट के अंदर लिखिए, कॉलन के बाद जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आया, ठीक है, मैं जब नेक्स्ट लाइन पे आया तो एक टैब प्रेस करूँगा, फिर ये एंड होगा। सही है,
अब इसको मैं रन करता हूँ। देखिए पहले 1 आया, 2 स्किप किया, 3 पे आया, 4 स्किप किया, 5 स्किप किया, लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 9। अगर मैं स्टेप यहाँ से रिमूव कर दूँ तो 1 2 3 4 और लास्ट नंबर 9, जो भी मैं लास्ट बताऊंगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। सेट टाइप क्या होती है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद यूनिक एलिमेंट। सही। सेट टाइप क्या होती है? सेट हमेशा एक यूनिक वैल्यू स्टोर करती है, ठीक है। यहाँ पे आप वो डेटा स्टोर करें जो कभी भी रिपीट ना हो। अगर आप इसके अंदर रिपीटेड वैल्यू रखते हैं ना तो वो उसको सिंगल कंसीडर करेगा, बाकी को डिलीट कर देगा। सही है। अब ये अनऑर्डर्ड होता है, ये कभी भी जो आपको रिटर्न करेगा ऑर्डर रिटर्न नहीं करेगा, अनऑर्डर रैंडमली कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो इसके ऑर्डर पे नहीं जाएगा, ये अनऑर्डर्ड यूनिक डेटा स्टोर करता है। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल क्या है, विजिबल है सबको? हमने पहले अच्छा सेट की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है? कर्ली ब्रेसेस से। याद रखिए किससे होती है? कर्ली ब्रेसेस से। अब इसमें कोई कौन सा इंडेक्स वाला होगा? पहला क्या होता है? हमने 1 रखा, 2 33 एंड देखिए 4 2 दफा रिपीट हो गया और 5। अब जब मैं माई सेट को प्रिंट करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक 4 डिलीट हो जाएगा। 4 को ये सिंगल कंसीडर करेगा, जितने भी रिपीटेड वैल्यू होंगे सबको रिमूव करेगा और एक यूनिक वैल्यू रखेगा। ये मोस्टली आपकी आइडेंटिटी नंबर्स में यूज हो रहा होता है, आपके रोल नंबर के रिपीट ना हो। सही है। 4 सिंगल कंसीडर हो गया, अनऑर्डर्ड है, 33 पहले आया एक्चुअली। ये एक अनऑर्डर्ड क्या हो गया? यूनिक डेटा स्टोर करता है, सेट डेटा टाइप। देख रहे हैं क्लास कौन सी है? सेट। क्लियर है सेट? फ्रोजन सेट ये इम्यूटेबल हो जाता है, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, यूनिक वैल्यू रखते हैं। अब ये नॉर्मल सेट आपका चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल होता है, बट फ्रोजन सेट आपके क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, यानी वो चेंज नहीं हो सकते। सही है। लेकिन वो अब आती है मैट्रिक टाइप डिक्शनरी। डिक्शनरी एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है आपकी जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में, इसके अंदर हम उसको सिंपली क्या कहते हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी की भी रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रेसेस से होती है। सही है। बट सेट और डिक्शनरी का हम डिफरेंस कैसे बात देखेंगे? डिक्शनरी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, की एंड वैल्यू। मेरे साथ रिपीट करें, की एंड वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं? ये देखिए मैंने की रखी स्ट्रिंग टाइप के अंदर नेम, कॉलन लगा के मैं अब इसकी वैल्यू डिफाइन करूँगा। सही है। वैल्यू मैं किस तरह डिफाइन करूँगा? मैंने लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर एलिस। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं अगर कि डिक्शनरी की जो टाइप है वो तो हमने बता दी, ये माई डिक की टाइप डिक्शनरी है, बट की टाइप कौन सी होगी, वैल्यू की टाइप कौन सी होगी, वो भी हम कर सकते हैं। किस तरह से? लिस्ट टाइप डिफाइन करते हुए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं बता दूंगा की टाइप स्ट्रिंग और वैल्यू की टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। बट क्योंकि अब यहाँ पे इंटीजर भी आ रहा है तो फिलहाल इस केस के लिए मैं ये वाली चीज़ हटाता हूँ। सही है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई? की एंड वैल्यू पेयर रखती है डिक्शनरी। अगर अच्छा इसके अंदर इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। किसी चीज़ की वैल्यू को अगर आपको गेट करना है तो किस चीज़ से गेट करेंगे? उसकी कीज़ के जरिए। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास प्रिंट हो एलिस, तो मैं कैसे इसको गेट करूँगा? मैं करूँगा माई डिक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कोटेशन के अंदर क्या लिखूँगा? नेम। तो नेम में जो भी होगा वो आके मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। सही है। डिक्शनरी। अब ये बाइनरी टाइप्स अभी के लिए नहीं है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है। अच्छा 2-3 चीज़ें, आप जैसे डिस्कॉर्ड को यूज़ करा रेगुलरली, तो मुझे एक चीज़ बताएं, आप डिस्कॉर्ड यूज़ करें या व्हाट्सएप यूज़ करें? गेम खेलना है नक्सी याद नहीं होना तो क्या कैसे
मैंने डाउनलोड है अभी भी। अमंगस खेला था ना। मैं डाउनलोड है। इसके ऊपर आप आएंगे। अच्छा, अब एक सवाल आएगा कि हम कॉलर क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉलर की कुछ फीचर हैं या ऐसी कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से हम इनिशियली मूव ऑन नहीं हैं इसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा आप परमानेंटली इस पर शिफ्ट हो जाए, आप कोई आईडी यूज़ करें, कोई इशू नहीं, कॉलर यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो प्रिपेयर हम यही करेंगे कोई आईडी की ही यूज़ करें, लाइक ये इसको कर्सर और भी डिफरेंट आपके पास आईडी है। गूगल कोलैब खुल गया आपका? खुल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये इंटरफेस आपके पास आ है, ये वाला एरिया आपके पास ब्लैंक होगा क्योंकि आपने कोई नहीं बनाया है। देखिए जब आप कोलैब पे जाएंगे ना, कोलैब का लिंक खोलेंगे तो सबसे पहले वाइट पेज पे आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा ओपन कोलैब, उस पर क्लिक कर दें। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अभी इसे जूम नहीं करें, इसे जूम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है ना सिर्फ इसे क्रॉस करना है, ठीक है, इसे हटाना है। जो नई नोटबुक क्रिएशन का प्रोसेस है वो हमजा भी आपको बताएगा, लेकिन सिर्फ इस वक्त ये देख लें, इस तरीके का इनिशियल इंटरफेस होगा। आप लोग सब यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। हमजा कंटिन्यू। आप देखें नीचे लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके पास एक न्यू नोटबुक का बटन है, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, एक न्यू नोटबुक आपके पास क्रिएट हो जाएगी। यस सर। अच्छा, मैं कुछ फ़ायदे बता रहा था कोलैब के, जब तक इनको वो ये है कि गूगल कोलैब आपको फ्री GPU EPU प्रोवाइड करता है। अब ये GPU TPU CPU क्या है थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। आपका जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है उसके अंदर CPU लगे हुए हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये सिंगल थ्रेड वर्किंग है, ठीक है, लाइक सिंक्रोनसली चल रही है। ये एक टास्क आपने असाइन किए, वो लाइन बाय लाइन टास्क आपकी चलेंगे, ठीक है। CPU के अंदर अब ये थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? अब आपने मल्टीपल टास्क ले लिए, अब जब ये रन हो रहा है ना तो वन बाय वन है, ठीक है, स्लो चल रहा है। तो ये आया इसके अंदर CPU के अंदर, जो आपके मोस्ट ऑफली लैपटॉप या PC में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब GPU देखते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? ये पैरेलल वर्किंग करता है। पैरेलल वर्किंग क्या है कि आपने टास्क बता दी, अभी पैरेलल में वर्किंग करेगा, सारे टास्क एक साथ भी लेके कर सकते हैं, ठीक है, रैंडम भी कर सकते हैं, पैरेलल भी चलेगा। अब वो इस वजह से थोड़ा फास्टर होता है। NVIDIA का आपने GPU देखा, ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया वो कितना फास्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी निकाली है, ठीक है। तो ये होते हैं GPUs। अब आप अगर GPU लगवाना, ठीक है, तो आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा, बट गूगल कोलैब आपको फ्री कोर्स दे रहा है, ठीक है। और TPU, अब TPU क्या है? ये मोस्टली आपकी गेमिंग, AI वर्किंग, LLM लॉजिक इस चीज़ में काम आता है, ठीक है। जो भी आपके हेवी लोडिंग काम होते हैं ना वो TPU में हम करते हैं, जो आपके बड़े बड़े सर्वर्स में लगे हुए हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स इनके अंदर TPU लगे हुए हैं। 16 GB का आपको GPU भी प्रोवाइड करता है गूगल वाला। स्क्रीन शेयर हो रही अच्छा। अब ये देखिए हमारे पास न्यू नोटबुक बन गई है। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आया है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी फाइल का नाम है, इस पर फोकस करें। इसका
501 डॉट, अब एक्सटेंशन देखिए क्या है, IEYME, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको इंटरप्रेटर पाइथन इंटरप्रेटिव पाइथन नॉट। अब ये क्या करते हैं, अब देखिए एक होती है एक्सटेंशन PY जो आपके पाइथन की, और ये देखिए आपका क्या है नोटबुक, IN ठीक है, पाइथन की नोटबुक। IPY नोटबुक में क्या फायदे हैं और PY के क्या फायदे हैं, ये थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं इसके ऊपर अभी क्या पूछा? ये इंटरफेस आ गया। अब देखिए साइड के ऊपर राइट पे आप देखें तो ये कनेक्ट का बटन है, विजिबल है, पीछे से विजिबल है। अब इस कनेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे ना जी, पीछे से इतना सुन बहुत है। अब देखिए ये कनेक्ट कहाँ होगा, गूगल के सर्वर से। अच्छा एक और इसकी बात है कि आपके जितना भी काम है ना, ये आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर सेव हो रहा होगा। लाइक आप जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जब तक ओपन है तब तक ही आप गूगल ड्राइव पे जाके इसको एक्सेस भी कर सकते हैं या कोलैब से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कनेक्ट हो गया, कनेक्ट क्या हुआ, देखिए एरो क्या है, इससे कनेक्ट इस किया पे ये देखिए आपको रैम कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 1 GB की, 1 से 12 GB तक की आपको रैम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डिस्क आपकी कितनी है, 107 GB की। ये अभी गूगल कोलैब ने आपको फ्री किया है, 12 GB के रैम। कितने लोगों के पास इस वक्त 12 GB रैम है, बहुत कम है, ठीक है, रेशो बहुत कम है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप रैम बढ़ा दें तो वो कैसे बढ़ाएंगे, वीडियो देख सकते हैं। अभी ये सारा फ्री है। अच्छा अब देखिए ये होते हैं इसके अंदर कुछ सेल्स, यहाँ का सबको क्लियर है, फीचर्स क्या है इसके। अब देखिए ये है एक सेल, ये क्या कहलाता है आपका कोड सेल। इसके अंदर आप जो भी काम कोड से रिलेटेड करना होगा वो आप इसके अंदर करेंगे। और एक सेल बनता है आपका टैक्स सेल, इसके अंदर आप मार्कडाउन के अंदर इसकी जो एक्सटेंशन होती है MD, जो आप रीड और MD बनाते हैं, उस सिंटैक्स के अंदर आप यहाँ पे अपना टैक्स भी लिख सकते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, आप हर सेल को पैरेलल रन कर सकते हैं, मतलब चलेगा तो एक के बाद एक, ठीक है, सारे सेल इंटरकनेक्टेड होंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें आप अगर .py की फाइल में काम करें, सारा काम अपनी के पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन चलेगी, ठीक है। अब एक आप सिचुएशन फर्स्ट करें कि आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है। अभी हम अज्यूम ये करते हैं कि 10 लाइन ऑफ कोड है हमारे पास, ठीक है। अब 4th लाइन में जो आप न्यू नोटबुक सर्वर से या कहीं से भी, अभी सिर्फ हम अज्यूम करते हैं डेटा जो आप फैच कर रहे हैं उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा, ठीक है, समटाइम 9 मिनट है अगर डेटा बड़ा होगा। तो जो लाइन नंबर 5 है ना वो तब तक नहीं चलेगी जब तक लाइन नंबर 4 नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब आप वेट करेंगे जब तक डेटा फैच नहीं होगा। अगर इन केस लाइन नंबर 7 में कहीं एरर होता है तो फिर आप उसको दोबारा रन करके सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, कोलैब नोटबुक के अंदर आप उसको बेस कोड में लगा सकते हैं इसी एक्सटेंशन से, ठीक है, बेस कोड ये कर सकते हैं। आप क्या करें, वो जो 4 लाइन का कोड है वो आप एक्सेल में लिखें, आगे का जो कोड है वो आप एक्सेल में लिखें। अच्छा आपको सेल बनाना है, सिंपल प्लस कोड, एक सेल आ गया, टैक्स लगाना है, टैक्स आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसके अंदर पाइथन का एक हेलो वर्ल्ड करेंगे। पाइथन का हेलो वर्ल्ड कैसे होता है, प्रिंट पैरेंथेसिस कोटेशन और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप इसको रन कैसे करें, सिंपल प्ले का बटन है, आप प्ले पे मैंने क्लिक किया, सेल एग्जीक्यूट हो गया, ये नीचे हमारा आउटपुट आ गया, सही, ये था सेल। अब अगर मैं चाह रहा हूँ एक टैक्स भी लगा दूँ, मैंने सिंपल टैक्स पे क्लिक किया। अच्छा ये जो हेलो वर्ल्ड है ना ऊपर वाला, ये सिंपल टैक्स है, ये पाइथन से रिलेटेड नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ,
वी आर टेक्स्ट में डूइंग हेलो वर्ल्ड। मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस सेल के अंदर क्या काम हो रहा है, मैं उसकी डिफाइन कर रहा हूँ जैसे। सही, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट पर जाएंगे ना, और उसके बाद फिर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मतलब हम प्रॉब्लम कमेंट वगैरह लिख सकते हैं। हाँ, तो फिर कॉलर वो पाइथन से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी। हैशटैग वाली बात अब देखें, अगर मैं अभी मैंने सिंगल हैशटैग के साथ किया, मैं डबल हैशटैग लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ हेडिंग 2। HTML के अंदर आपको H1 H2 H3 का किस किस को पता है? हेडिंग। अगर आप H1 लिखते हैं तो वो हेडिंग थोड़ी बोल्ड होती है, बड़ी होती है। H2 थोड़ी छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी। तो आप जितने हैशटैग बढ़ाते जाएंगे ये उतनी छोटी होती जाएगी। ये देख रहे हैं, साल में मेरे को आउटपुट भी दिख रहा है। मतलब इनकी हेडिंग का साइड और पाइथन में हेडिंग का साइड या हैशटैग से वो होता है। ये आपकी H1 है, ठीक है, सिंगल हैशटैग। H2 H3 सही है। तो मार्कडाउन में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो देखिएगा। सिंपल अगर पॉइंट्स बनाना है तो स्क्वायरिंग प्लस माइनस कोई सा भी आप पॉइंट लगा के सिंबल और पॉइंट्स बना दें। कुछ बोलना चाहिए? अच्छा, अब दो तीन चीज़ों की बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिविजन भी हो जाए। सबसे पहला सवाल जो आया था वो था कि भाई कोलैब क्यों यूज़ करना है, डायरेक्टली VS कोड में जाके काम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, VS कोड के अंदर भी हम सेटअप कर सकते हैं कि बेसिकली पाइथन की नोटबुक की तरह वो सेल जनरेट हो रहे हो और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहे हो। लेकिन इन जनरल जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई मैंने एक पाइथन की फाइल बनाई .py करके। इस तरीके से अगर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है तो सेटिंग्स क्या होगा .ts और जावास्क्रिप्ट की तो .js। अब थोड़ा सा सोचते हैं, पाइथन मोस्टली यूज हो रही है डेटा साइंस AI के लिए, सही है। अब AI सुनते ही एक चीज़ जहन में ये भी आती है कि कंप्यूट ज़्यादा है, कंप्यूटेशन ज़्यादा है, सही है। अब थोड़ा सा सोच लें, मैंने एक एल्गोरिथम लिखा। पहली चीज़ कंप्यूट होती है, मिसाल के तौर पर 10 मिनट लेती है, एक असम्पशन। फिर दूसरी चीज़ कंप्यूट होती है वो लेती है 20 मिनट। फिर तीसरी चीज़ कंप्यूट होती है वो लेती है 5 मिनट, ठीक है। तो इन टोटल जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना है, 10, 20 और 5 कितना हुआ, 35 मिनट। एग्री करते हैं, सही। अब आते हैं, सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ .py की फाइल। एक ही फाइल है, पहले 10 मिनट का कोड चलेगा, फिर 20 मिनट का चलेगा, फिर 5 मिनट का। जब मैं फाइल को रन करूँगा तो जैसे कि भाई ने बताया था पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेट, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, 10 मिनट का कोड चला, 20 मिनट का चला, 5 मिनट का चला। सोचो यार थोड़ी देर के लिए 5 मिनट पे आके ना कोई एरर था और आपकी जो पिछली 10 से 20 मिनट की जो प्रोसेसिंग थी वो तो बढ़ गई, ज़ाया हो गई। अब आप चेंज करेंगे और फिर पूरी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट। अब इस मतलब सोचो 20 मिनट वाले पे एरर आ गया। अब आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार, तो मैं खाली बार बार फाइल को रिपीट करता रहूँगा। इसके लिए जो सॉल्यूशन आया वो ये इस तरीके की इंटरेक्टिव नोटबुक्स हैं। उसमें ये 10 मिनट का कोड एक्सेल में लिखा, 20 मिनट का कोड एक्सेल में लिखा और 5 मिनट का एक्सेल में लिखा। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले 10 मिनट वाला कोड एग्जीक्यूट किया। उसका जो आउटपुट आया है वो उसी सेल के अंदर इस वक्त स्टोर है। मैंने 20 मिनट वाला एग्जीक्यूट किया, मिसाल के तौर पे एरर आ जाता है। अब मुझे वो 10 मिनट वाला वापस चलाने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ वो 20 मिनट वाला ही वापस एग्जीक्यूट करूँगा सेल, क्योंकि 10 मिनट वाला आउटपुट तो ऑलरेडी स्टोर है, तो वहाँ से लेगा उसे और 20 मिनट वाला रेंडर करेगा। अब इस मिसाल के तौर पे 10 मिनट वाला एक सेल है, 20 मिनट वाला और फिर 5 मिनट वाला। तो अब वो जो 5 मिनट वाला सेल है ना, उसमें एरर है। तो 10 मिनट वाले सेल का भी आउटपुट मेरे पास स्टोर्ड है, फिर 20 मिनट वाले का भी स्टोर्ड है। मुझे कौन से से भी एग्जीक्यूट करना है, 5 मिनट वाला। मेरा टाइम बच रहा। दूसरी चीज़, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा साइंस, अब थोड़ा सा अगर इसको लेके जाए तो डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। इन नोटबुक्स का फ़ायदा क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया, जैसे ही मैं सेल को रेंडर करूँगा या रन करूँगा, वो नीचे ही मुझे उसकी एग्जीक्यूशन या उसका बेसिकली विजुअलाइजेशन दिखा देगा।
लेकिन अगर मैं पाइथन की फाइल की बात कर रहा हूँ तो पता नहीं कहाँ चलेगी, मुझे शायद वेब सपोर्ट देनी पड़ेगी उसे। जब मैं पूरी फाइल कंपाइल करूँगा सबसे पहले वो लाइन बाय लाइन पूरी फाइल चलेगी और फिर उसके बाद वो कहीं जाके उसका आउटपुट या तो वेब ब्राउज़र के अंदर बनाएगा, टर्मिनल के अंदर तो बन नहीं सकता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जाके उसका आउटपुट किसी वेब पेज पे बनाएगा। अगेन पूरी फाइल वापस रीरेंडर करनी है और आउटपुट इनपुट एक जगह पे कर रहा हूँ, आउटपुट कहीं और आ रहा है। यहाँ पे क्या है फ़ायदा, एक ही नोटबुक के अंदर कोड किया, जैसे ही सेल एग्जीक्यूट करूँगा मुझे उसके नीचे विजुअलाइजेशन भी उसके दिखा देगा साथ ही साथ। तो मेरी जो प्रोग्रामिंग की स्पीड है वो अगर 10x नहीं तो 5x तो है ही है, ठीक है। इसलिए हम इनिशियली नोटबुक ही यूज़ करें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आता है, बेसिकली एआई एल्गोरिथम मोस्टली टेस्टिंग करने के लिए, जैसे हमजा भाई ने बताया कि या तो हम CPU यूज़ कर सकते हैं, GPU यूज़ कर सकते हैं या TPU यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको मज़ीद कनेक्ट करते हैं, सोचना है। आप ये सुन रहे हैं कि डीप सीक ओपन सोर्स है, सही है। जेमिनाई ओपन सोर्स नहीं है, सॉरी, कोई और मॉडल बताएंगे जो ओपन सोर्स है? लामा, ग्रॉक का मुझे नहीं पता। ग्रॉक पता है? ग्रॉक कौन सा मॉडल है किसका है? XAI, ठीक है, वो ओपन सोर्स है? अभी तक नहीं है, चले कोई मसला नहीं, हो जाएगा, अगर है तो है, ठीक है। अब ये ओपन सोर्स मॉडल का मतलब क्या है? थोड़ा सा मुझे सोच के ये बताओ कि एक मॉडल है ओपन सोर्स और एक ही ChatGPT वाला, दोनों में क्या फ़र्क है? ओपन सोर्स मॉडल से आपको क्या लगता है क्या होगा? अच्छा, और आपको बताएगा फ्री में आ रही है। पहले जो बोलने वाला होता था वो नहीं था उसके अंदर। क्या चीज़? सब पेड है बगैर पे करके यूज़ कर सकते हो, तो मैं तो ChatGPT भी बगैर पे करके यूज़ कर रहा हूँ। क्या चीज़? अच्छा, APIs वगैरह भी ले सकते हैं। भाई आप बताएंगे कि आपका बैकग्राउंड आप ज़्यादा बेहतर बताएं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसे मज़ीद सोच लेते हैं। देखिए सच्ची बताइए, आप में से किसी ने असाइनमेंट छापा है किसी और का? लेकिन कबूल कर लें, अब तो हम आ गए, अपना आपको कोई निकाल सकते हैं। किसने कहा यस सर? आपने कैसे छापा? क्या किया? क्लोन क्लोन कर लिया। क्लोन कैसे हुआ? सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल था। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स कोड अवेलेबल है, क्लोन करो, पुल करो, अपने पास लोकल सिस्टम में चला लो, ये होता है ओपन सोर्स। अब मॉडल ओपन सोर्स करने का क्या मतलब है? जो पूरा उन्होंने ट्रेन किया हुआ है GPT का मॉडल, मिसाल के तौर या लामा का मॉडल या डीप सीक का मॉडल, वो मैं लोकली उसका सोर्स कोड अपने पास सिस्टम में चला सकता हूँ, ठीक है, ये मतलब है। अब ChatGPT किस तरीके से डिफरेंट है? ChatGPT का एक्चुअल जो मॉडल है वो होस्ट हुआ है OpenAI के अपने सर्वर पर। मैं जब चैट से इंटरेक्ट करता हूँ तो बेसिकली पीछे से एक API कॉल है जो कि जाकर उस मॉडल को ट्रिगर करती है, वहाँ से रिस्पॉन्स लेकर आता है। मॉडल लोकली चलाने का मतलब ये कि वो पूरा लोकली मेरे पास मॉडल मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है और मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो लोकल मेरे सिस्टम पे चल रहा है। अब दूसरी चीज़, ये होशियारी मत कीजिएगा कि आप घर गए और अपने लैपटॉप पे आपने ओलामा या अपने डीप सीक क्लोन करके चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका लैपटॉप जाएगा। अब इसकी वजह क्या है? देखें, सबसे बड़ी इस वक्त आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि एनवीडिया के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। किसी ने सुना? तो आपको अच्छा नहीं सुना, इसका मतलब आपको अभी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, अभी तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन एनवीडिया ने बहुत टॉप मारा है जब से GPT वाला पूरा सीन शुरू हुआ। अब ये क्यों हुआ? एनवीडिया बना क्या है? GPU। तो लग कहाँ रहा है GPU? अच्छा, डिप्लॉय अलग है और
उसमें जो उसे कंप्यूट पावर चाहिए वो कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? जीपीयू से। इसी वजह से ये जो रेस चली है एआई के अंदर, इसमें एनवीडिया क्यों आगे निकल रहा है? आपने एग्जाम्पल सुनिए ना, वो जो गोल्ड रश था उसमें लोग सोना खरीदने के लिए जा रहे थे एक जगह पे, वहाँ पे जो लोग अमीर बने वो थे जो बेलचा बेचते थे, ठीक है, क्योंकि हर बंदा सोने की उसमें लगा हुआ था, खोज में। अब सोना अगर आपको किसी माइन से निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? टूल्स चाहिए ना। तो सोना जिसको मिला तो मिला, वो तो सही है, लेकिन जो बेलचे और जो टूल्स बेच रहे थे वो अरबपति हुए, सही। तो एनवीडिया उसमें बेलचे बेचने वाला, वो टूल्स बेचने वाला, बाकी सब एआई की रेस में लगे हुए, लेकिन वो रिसोर्स या कंप्यूट कहाँ से ले रहे हैं? जो वो ले रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, जो चिप्स ले रहे हैं वो एनवीडिया से ले रहे हैं, ठीक है। तो जो जीपीयू पावर आ रही है वो बेसिकली एनवीडिया वो मशीन सेल कर रहा है जिसके थ्रू आप एआई एल्गोरिथम अपने पास ग्लोबली चला सकते हैं। अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में चलाऊँगा तो वो तबाह हो जाएगा, ठीक है, मदरबोर्ड उड़ जाएगा शायद, या कुछ और हो जाएगा। तो अब हमें ये समझ आया कि यार एआई मॉडल जो है उसकी ट्रेनिंग के लिए हमें हाई कंप्यूट पावर चाहिए, ठीक है। कंप्यूट पावर जीपीयूज़ के थ्रू इस वक्त तक स्टैंडर्ड है, वहीं से आ रहा है। अब गूगल कोलैब का क्या फ़ायदा है? गूगल कोलैब का एक फ़ायदा ये कि अगर मैं छोटा मोटा कोई एआई एल्गोरिथम टेस्ट कर रहा हूँ या रन कर रहा हूँ, तो जैसे अभी आपको दिखाया ना, कनेक्ट को बटन दबा देता है, पीछे वो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप कुछ सीपीयूज़ एक्सेस कर सकते हैं, कुछ जीपीयूज़ या कुछ टीपीयूज़ फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये गूगल आपको दे रहा है ताकि आप अपना एक्सपेरिमेंटल काम कर सकें। अब मेरे पास जीपीयू अगर नहीं है लैपटॉप में तो मेरे लिए लिमिटेशन हो गई ना, मैं एआई एल्गोरिथम ट्रेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए गूगल ने आपको अपनी रिसर्च के लिए या टेस्टिंग के लिए एक फ्री इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि भाई आप वहाँ पर आएँ और जीपीयू एक्सेस कर लें और अपनी टेस्टिंग वगैरह फ्री भी कर लें, ठीक है, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो एक चीज़ ये भी अच्छी है कोलैब यूज़ करने में। अच्छा, एक और सवाल आया, टीपीयू बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? टीपीयू का फुल फॉर्म है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अब टीपीयू का जो कॉन्सेप्ट है वो गूगल, ज़्यादातर गूगल स्पेसिफिक है, ठीक है। आप सबने नाम सुना है टेंसर फ्लो का? किसने सुना? क्या होता है? डीप लर्निंग। अच्छा, एक फ्रेमवर्क है जो कि डीप लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। आई गेस ज़्यादा काम तो नहीं किया मैंने, ना मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है, लेकिन टेंसर की जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ से है, ठीक है। ज़्यादातर ये गूगल के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है। इन्होंने जो है ना इस टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हमें समझने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि यार सीपीयू क्या है, जीपीयू क्या है, जैसे हमजा भाई ने ऑलरेडी उसको डिफाइन कर दिया, तो वहाँ से फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आखिरी रह गई, ये जो हम सवाल पूछ रहे थे टेक्स्ट के लिए, ठीक है, स्कूल ऐप के अंदर, तो मुझे आप ये बताएं, आपने जब गिटहब पे कोड पुश किया तो कभी readme.md फाइल को छेड़ा नहीं है क्या? कभी भी नहीं टच किया? किसने किया? तो उसमें जो सेंटेक्स यूज हो रहा था वही तो है यहाँ पे, वो जो हैशिंग सेंटेक्स है। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है आप लोग से, बस सारा जीपीटी से करवा रहा है, क्योंकि ये तो माइनस चीज़ है ना, ठीक है सर। अच्छा, ये तो हो गया कोलैब का इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं समझ। अब हम चलते हैं जो हमारा एक्चुअल आज का लेसन है, लेसन नंबर 1 गिटहब से। अच्छा, अब उस पर जाने का क्या तरीका है? घर पे आते हैं, आपने गिटहब लिखना है, github.com/panaversity। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्लियर है? यस। अब क्लियर है? ठीक है, पनावर्सिटी की गिटहब की रेपोजिटरी पे आ गए। अब इसके अंदर कौन सी रेपो पे आना है? लर्न मॉडर्न एआई पाइथन, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ स्टेप्स हैं, इसमें से फिलहाल अभी हमें कौन से स्टेप पे जाना है? स्टेप 00 पाइथन कॉलैब, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी कॉलैब्स जो है पाइथन की रखी हुई है। अब
पहला जो है स्टेप 00 वो तो है आपका कोलैब का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या यूज़ होती है। इसको एक बार घर जाके खोल के लाजमी देखिएगा, ठीक है। इसमें कोलैब के बारे में सारी डिटेल फीचर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका स्टेप 01 यानी लेसन नंबर आपका 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसको ओपन अप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जस्ट readme.md के अंदर ये एक लिंक आपके पास टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास कोलैब ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये नोटबुक आपकी बिल्टन है, बनाई हुई है सर आपके पास रोजानी है, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो आपका एक पूरा लेसन या सिलेबस जो है आपके पास ना, वो इस स्टेप के अंदर रखा हुआ है, लर्न AI पाइथन, ठीक है। अब आप चाहें तो उसको आप देख लें सारा, हम कोशिश करेंगे कि सारा करें बट इन फास्ट, ठीक है। अब ये ओपन हो गई, इंटरफेस सेम है, हम इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लिया, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने लोकल इन्वायरमेंट में पाइथन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, पाइथन के कौन से वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, अभी लोकल एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्टअप करते हैं कोलैब से। इस क्लास में सिर्फ यही समझेंगे यार ये जो कोर्स कंटेंट यहाँ पे डिफाइन है हमें वो फॉलो करना है, ठीक है। फिर जब लोकली चलाने की बात आएगी ना तो फिर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फोकस करें जो दूसरा मटीरियल है जो हमने पढ़ा है। और ये कुछ आपके पास URLs हैं, लाइक ये VS कोड का हो गया और ये कर्सर का हो गया, कभी स्कूल पे आपने कुछ एग्जाम्पल्स रखी होंगी, ठीक है। ट्यूटोरियल्स कुछ होगा, आप अब इनको खोल के घर जाके आपको खुद देखना है। इसके बाद ये पाइथन की डेफिनेशन है, पाइथन क्या है, ठीक है। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉन फॉर सिंपलिसिटी एंड यूटिलिटी। इस लाइन से क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज है और इजी टू अंडरस्टैंड। दोबारा क्या समझाना कोलैब, वो पीछे तो कुछ शुरू ही हुआ, अभी तो डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ यार। गिटहब से स्टार्ट किया था, मैं बता रहा हूँ। देखो आपके पास मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, लैपटॉप में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, गूगल पे जाके लिखना है पेनावर्सिटी, पेनावर्सिटी लिखना है, सर्च करें। सबसे पहली चीज़ वो रेपो ही आएगी जो कि सर्च किया गया, साथ साथ चेक कर लें। पेनावर्सिटी के अंदर एक उस स्पेसिफिक हार्डवेयर या वो जो स्पेसिफिक उस कंप्यूटर की हार्डवेयर है वो से समझ सकते। अब इसका मतलब ये मिसाल के तौर पे ये गलत भी हो सकता है मगर समझ लेंगे। मैंने पेंटियम 4 पे, ठीक है, एक C++ का कोड कंपाइल किया, क्या वो विंडोज़ 10 पे या अभी जो लेटेस्ट हार्डवेयर पे है उस पर चल सकेगा? नहीं। वजह क्या है? वो जो कोड जो उस मशीन पे कंपाइल हुआ था वो उस स्पेसिफिक हार्डवेयर को इन कंसिडरेशन लेके कंपाइल किया गया था, सही है। अब यहाँ लिमिटेशन क्या आई? मिसाल के तौर पे जो कोड आपका है और आपकी हार्डवेयर पुरानी है और मेरी हार्डवेयर नहीं है, तो आप मुझे कोड भेजेंगे, मेरे पास वो कोड नहीं चलेगा, सही है। मुझे या तो सपोर्टेड हार्डवेयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी या मुझे उस कोड को वापस कंपाइल करना पड़ेगा नई हार्डवेयर पे, तो ही वो कोड उसके कंपैटिबल होगा। ये बात समझ आ गई? अब पाइथन क्या करता है? पाइथन डिपेंड करता है PVM पे, पाइथन वर्चुअल मशीन आई गेस, ठीक है। उसका क्या है? मशीन जब आपने सोर्स कोड किया वो कंपाइल होता है बाइटकोड, सही है। अब जो यूज़र है जिसे एंड एप्लीकेशन का जो आउटपुट देखना है उसके सिस्टम में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। बाइट कोड मैं लूँगा एक भाई से या आपसे, और वो बाइट कोड कोई भी हो सकता है, क्योंकि किसी का भी हो सकता है। वो बाइट कोड मैं अपने सिस्टम में डालूंगा, जब कंपाइल होगा तो बाइट कोड जाएगा पाइथन वर्चुअल मशीन के पास। अगर आप ये डायग्राम देखें तो क्या हो रहा है? बाइट कोड जा रहा है पाइथन वर्चुअल मशीन के पास। पाइथन वर्चुअल मशीन उस हार्डवेयर के हिसाब से उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करती है
और फिर उसे एग्जीक्यूट कर देती है। इसका मतलब ये कि कोड एक मरतबा बाइट कोड में कंपाइल हो गया, अब मैं किसी भी मशीन या किसी भी हार्डवेयर पे रन कर सकता हूँ अनटिल एंड अनलेस उसके पास पाइथन वर्चुअल मशीन है। अब ये पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है समझने के लिए मिसाल के तौर पर आप पाइथन का पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं ग्लोबली पाइथन की वेबसाइट से, तो वो ऑटोमेटिकली पाइथन वर्चुअल मशीन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। तो अब कोई अगर मैक चला रहा है, उसके पास मैंने बाइट कोड अपना भेजा कंपाइल कोड, तो उसे पाइथन इंस्टॉलेशन के अलावा और कुछ नहीं करना, वो सिर्फ अपना कोड रन करेगा मेरा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि सी में क्या था, मेरा कोड उस हार्डवेयर के कंपैटिबल था। जब तक वो बंदा मेरी सेम हार्डवेयर पे या कंपैटिबल हार्डवेयर पे वो कोड रन नहीं करेगा, कोड नहीं चलेगा, उसे रीकंपाइलेशन की जरूरत है। बात समझ आ गई? अगर नहीं है तो हाँ समझ आ गई? मैं इसमें से सवाल पूछूंगा फिर, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी, बाइट कोड, पीवीएम यानी वर्चुअल मशीन, और फिर हमने ये पढ़ा कि भाई सी किस तरीके से कंपाइल होती है और पाइथन किस तरीके से कंपाइल होती है। समझ आ रही है बात? सही। दो तीन चीज़ और जो टर्मिनोलॉजी ट्यूसडे क्लास में शेयर हुई थी, मैं भी शेयर कर देता हूँ। पाइथन का जो कंपाइलर जो बेसिकली कहलाता है वो कहलाता है सी पाइथन, ठीक है। अब पाइथन के साथ एक और भी चीज़ है साइथन, CYTHON, सही। अब ये बेसिकली आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए दुनिया पाइथन पे शुरू है, पाइथन पे ख़त्म है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एज एन एडिशनल नॉलेज, साइथन एक डिफरेंट लैंग्वेज है, सी पाइथन कंपाइलर है, ठीक है। दोनों में सिर्फ पी का फर्क है, एक में पी अवेलेबल है, एक में नहीं है। अब पाइथन कब यूज़ हो रही है और साइथन कब यूज़ हो रही है, ये भी हम देख लेते हैं। हाँ यार, कॉमनली चीज़ जो है ना वो नहीं है, वो उसका कितना क्या कह सकते हैं, यूसेज तो होगा मगर कॉमनली पाइथन ही मार्केट में चल रही है, ठीक है। आप या तो पाइथन सुनेंगे या सी पाइथन सुनेंगे। अगर जब भी आप सी पाइथन सुने वो रेफर हो रहा है पाइथन पे, लेकिन जब आप साइथन सुने तो साइथन एक कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है। अब एक चीज़ जो दो तीन चीज़ें मेरे जहन में आनी बता देता हूँ आपको। भाई ने कहा कि हमने जो डिस्कशन शुरू की थी वो ये की थी कि भाई पाइथन कंपैरेटिवली स्लो है कंपेयर टू टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ की थी, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। हमने ये कहा कि पाइथन एक काइंड ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, लाइन बाय लाइन उसकी एग्जीक्यूशन चलती है और उसके बाद वो कंपाइल होती है, ठीक है। जबकि जिस तरीके से भाई ने बताया था जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन बैचेस में चल रही है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा देख लेंगे डिटेल में। अब ये सोच लें कि यार एक सवाल आना चाहिए, क्या मैं पाइथन में जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन यूज़ नहीं कर सकता? अब जिस तरीके से भाई ने, अगर आपको याद हो, भाई ने बताया था कि आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं। तो मुझे बताया कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सोचें, थोड़ा सोचेंगे, देखें। एक होता है इंजीनियर और एक होता है मैकेनिक। फर्क क्या होगा? मैकेनिक को ये पता होता है कि भाई काम क्या लगाना है, क्या मिसिंग है, क्या मसला है। ये मैकेनिक को ये नहीं पता होता कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, सही है ना। तो आप मैकेनिक बनने नहीं है, आप इंजीनियर बने। इंजीनियर का सबसे पहले काम तो सोचेंगे नहीं तो काम नहीं होगा, थोड़ा सोचेंगे। एक काम करते हैं, किस किस के पास इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। बाकी जो डिटेल है ना वो आप पढ़ लीजिएगा, देखें जीपीटी ने बता दिया है, खत्म कोई वाला, कोई टीचर की जरूरत नहीं, हम घर जाते हैं सब। अब तुम ऊपर आगे बताओ ये क्या है, ठीक है। अच्छा सर, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ यार, वहीं कीजिएगा, मेरी शिकल है, मैं नकाब पहन के आ जाता हूँ।
चलता है। ये वाली डायग्राम हो गई। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम आगे बढ़ें। आप में से किसी ने इंटरव्यू दिया मार्केट में इस वक्त जॉब के लिए? किसी ने इंटरव्यू दिया? आप में से किसी ने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? हमारा तुमने दिया? कोई निकला इंटरव्यू? बताओ आगे ज़रा एक्सपीरियंस अपना। अच्छा, ये इसलिए पूछना है ताकि आपको थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो कि मार्केट में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको एक रिव्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान चंचू। अच्छा, मैंने इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। मेन चीज़ आपकी होती है कि एक्सपीरियंस कितना है आपका। ठीक है, कोई भी कंपनी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपका अप्रोच नहीं करेगी, वो आपका पहले बैकग्राउंड चेक करेगी, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपके कितने प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। मेन चीज़ होती है आपकी लिंक्डइन की पोस्टिंग, आपके गिटहब में कितने प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 3 महीने पहले आपने प्रोजेक्ट डाला, लिंक्डइन की पोस्टिंग आपकी पुरानी है और कोई आपको अप्रोच करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे गिटहब के, लिंक्डइन की पोस्टिंग के बेस पे, फिर अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस पे किसी भी जॉब पे आप अप्लाई करोगे, वो आपको अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद आपको एक इंटरव्यू ऑफर होगा, उसके अंदर आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जो आपने प्रोजेक्ट पहले हिसाब से इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, वो मेन चीज़ है जिसके अंदर उनको पता चल जाएगा आपका कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड पूछा जाएगा, अब उसके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं उसके रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे। अब जैसे कि HTML की बात की जाए, HTML के अंदर मेन क्वेश्चन ये होते हैं कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, डिव्स का पूछ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर इस इक्मास्क्रिप्ट का पूछ लेंगे। नेक्स्ट.जेएस के अंदर पूछेंगे कि हम लोग नेक्स्ट.जेएस को इस्तेमाल क्यों करते हैं, नेक्स्ट.जेएस को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। जो भी चीज़ आप सीखी हुई है ना, उसके रिलेटेड आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। बेशक आपने नेक्स्ट.जेएस पे प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया, लेकिन आपको नेक्स्ट.जेएस की नॉलेज नहीं है, आप इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर नहीं कर सकते, तो आपके फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके प्रोजेक्ट्स खाली आपको इंटरव्यू तक लेके जाएंगे, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर मुझसे नेक्स्ट.जेएस डेवलपर के क्वेश्चंस किए गए थे, HTML के रिलेटेड। एक मेरा इंटरव्यू हुआ था AI के ऊपर, यानी कि उन्होंने एक चैट बॉट बनाया हुआ था जो मुझसे इंटरव्यू ले रहा था। दूसरा मेरे एक लड़के ने लिया था इंटरव्यू, उर्दू के अंदर भी होता है, इंग्लिश के अंदर भी होता है। अगर आप पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर करोगे तो आपके पास उर्दू में होगा, अगर आप बाहर की कंपनी में करोगे तो आपका इंग्लिश में इंटरव्यू होगा। मेन चीज़ ये होती है, अगर आप इंटरव्यू देने आप HTML के, CSS के, नेक्स्ट.जेएस के, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। ज़्यादातर ये होता है कि वो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, जैसे कि HTML के हो गए, जावास्क्रिप्ट के हो गए, नेक्स्ट.जेएस के हो गए। अगर आप कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो, अगर आपका बेशक आपके प्रोजेक्ट्स कम है तो आपकी जॉब डन हो जाएगी। अगर आपके प्रोजेक्ट्स बेहिसाब हैं लेकिन आप इंटरव्यू सही नहीं दोगे, आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता, कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी जॉब नहीं होगी। अच्छा, वैसे ज़रूरी है ताकि आप लोग के जहन में हो कि भाई मार्केट में जाके काम भी करना है, खाली सीखना तो कोर्स खत्म हो जाएगा और फिर हम सोच रहे होंगे कि यार अब क्या करना है। ठीक है, सही है। अब ये डायग्राम पाइथन की वजह ये वही है। अगर आप लोगों को समझ आए इसको देख रहे हो, देखिए कोड आया आपके सोर्स फाइल, आपके कंपाइलर के पास, उसने बाइट कोड कन्वर्ट किया, वो आया वर्चुअल मशीन के पास। अब अच्छा, बाइट कोड के अंदर आपकी जितनी भी एक्सटर्नल यानी वर्चुअल मशीन के अंदर जितनी भी आपने एक्सटर्नल क्या यूज़ करेंगे, लाइब्रेरीज, वो सारी आपकी वर्चुअल मशीन में आएंगी। और वो कहाँ पे आएगा, बाइनरी कोड या मशीन कोड में जनरेट होता हुआ आपका रनिंग होगा। ठीक है, सिंपल से ये हमने प्रीवियस देख लिया। अब क्या है,
अच्छा, ये जो बाइट कोड से रिलेटेड टॉपिक है और ये बाकी सब ना ज़्यादातर थ्योरी है, तो ये आप जब नोटबुक फॉलो करें ना तो पढ़ लीजिएगा। अभी हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, हम ना इंटेंशन वाला शुरू करते हैं। ठीक है, सही है, सारी आप एक बार लाजमी रीड कर लीजिए। अब नीचे आता है, ठीक है, इंडेंटेशन इन पाइथन। अब ये कैसे देखें, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? स्पेस। पाइथन जो है वो स्पेस से रिलेटेड, इंडेंटेशन से बहुत सेंसिटिव है। अगर आप जब भी इंडेंट करेंगे ना तो बहुत सेंसिटिवली इसको फॉलो करेगी इंडेंटेशन को। तो याद रखें, पाइथन में जब भी आप काम करें तो इंडेंटेशन का लाजमी ख्याल रखना है। अब ये क्या है, देखिए, इन पाइथन इंडेंटेशन इज यूज्ड टू डिनोट ब्लॉक ऑफ कोड इन अ कंट्रोल सिस्टम। आप देखिए, क्लियर है? अभी क्लियर है? लाउड है? अभी क्लियर है? अभी बताएं। यस सर। ठीक है, अब देखिए, इंडेंटेशन क्या है? स्पेसिंग आपकी जो कोड ऑफ स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए आपकी इंडेंटेशन को सेंसिटिवली फॉलो करती है पाइथन। अब अगर मैं नीचे आपको एक कोड दिखाऊँ इसका इंडेंटेशन, देखिए, अच्छा, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो देखिए, एक की कंडीशन हमने लगाई है, एक हमने कहा है ट्रू, ठीक है। ये जो इंडेंटेशन है, ये सिंटैक्स है, ये वाला स्टार्टिंग इन लाइन, ये करेक्ट है, ठीक है। इफ ट्रू कॉलन के बाद आप देखिए नेक्स्ट लाइन, जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, बॉडी क्या होती है, इसकी जब बॉडी बनाते थे कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती थी ना, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सारा काम इंडेंटेशन के थ्रू आप बॉडी और ये क्लास कंडीशन सेपरेट कर रहे थे। अब इफ की कंडीशन लगाई, कॉलन के बाद अब जब आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो स्टार्ट से 4 स्पेस, ठीक है, कितने स्पेसेस? 4, या तो 4 स्पेस दें या सिंपली टैब का बटन है, ठीक है। अगर आप अपने लेफ्ट पे कीबोर्ड में देखें तो टैब का बटन है, वो प्रेस करें, वो इक्वल टू 4 स्पेसेस होता है। आप से जस्ट टैब बटन प्रेस करिएगा, ये यूज करिएगा। अब एक सवाल है, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन डिसाइड कर रहा है कि 4 स्पेसेस देने हैं या किस तरीके से पैटर्न को लेकर चलना है? बाय डिफॉल्ट सेट किया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं 2 स्पेसेस दूंगा कोड चलेगा या नहीं? कौन कह रहा चलेगा? नहीं चलेगा। कैसे कह रहे हैं आप? तो वजह होगी ना। जैसे कह रही हूँ कि मुझे चलेगा। और कोई बताए? हाँ, तो होगा ना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बना कौन रहा है या बता कौन रहा है? अच्छा, आप अनिस भाई कह रहे हैं जो स्टैंडर्ड बना रहा है, कौन बना रहा है? ये एक लैब है पिक 8 करके, PEP8। अब ये जो है ना वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आपको नाम नज़र आ रहा हो, ये है पाइथन एनहांसमेंट प्रोपोजल, ठीक है। इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है। अभी इसलिए डिफाइन किया हुआ है कि आप पता चला पाइथन वैसे 2 स्पेसेस पे भी, नेट पे भी कोड एग्जीक्यूट कर देगा और 4 पे भी कर देगा। अब कोड लिखा हुआ है, एक डेवलपर ने लिखा, उसने 4 स्पेसेस दे के इंडेंट कर दिया। दूसरा आया, उसने 2 के साथ शुरू कर दिया, और एक और बताया वो कभी 4 दे रहा है, कभी 2 दे रहा है। अब हुआ क्या, कोड सिंक आउट हो गया, ठीक है। आप कोड पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले देखा कोड यूँ चल रहा है और फिर अचानक से थोड़ा सा स्पेस कम हो, फिर यूँ हो रहा है, फिर यूँ हो रहा है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो भी बंदा काम कर रहा हो वो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके और उसके थ्रू अपने कोड को स्टाइल कर सके।
अब जावास्क्रिप्ट में तो ये है ना, मल्टी ब्रेसेस के अंदर कोड है तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होके उस तरीके से अलाइन हो जाएगा। लेकिन पाइथन के अंदर क्योंकि स्पेस डिपेंडेंट है, तो स्पेस का एक स्टैंडर्ड बनाना ज़रूरी था। उस स्टैंडर्ड के लिए जो ये एग्जीक्यूशन प्रोपोजल जो उन्होंने दिया हुआ है, पाइथन इन्हेंसमेंट प्रोपोजल, अभी ये फॉलो हो रहा है। इसका आई थिंक वर्जन 8 है, इसीलिए इसे pip-8 कहते हैं। ठीक है, इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको 4 स्पेस दें, या तो आप 4 स्पेस दें या आप 4 स्पेस ले लें। सॉरी, टैब बेसिकली बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस दे रहा है। दूसरा इनके स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि आप टैब ना दबाएं, आप स्पेस के बटन को यूज़ करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है टैब एक्यूरेटली 4 स्पेसेस नहीं दे रहा, वो ज़्यादा भी ले सकता है। ठीक है, इसलिए इनकी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है कि आप स्पेस को यूज़ करें, मगर हम फिलहाल टैब को यूज़ करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर मैं 4 मरतबा स्पेस दबाऊँ तो बहुत लंबा होगा। ठीक है, हम टैब को लेके चलते हैं। मज़ीद इन्होंने कोड की स्टाइल गाइड डिफाइन की हुई, कोड आपको किस तरीके से, मल्टीपल लाइन्स कोड है तो किस तरीके से ब्रेक होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ एंड होना चाहिए। मैक्स करेक्टर यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं एक इफ़ की कंडीशन लिख रहा हूँ तो मैं पूरी लाइन में लिखता हुआ चला गया इतनी बड़ी कंडीशन, तो उन्होंने उसका भी डिफाइन किया हुआ है कि भाई मैक्स एक लाइन पे 72 करेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद आप लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करें। ठीक है, तो वो सारे स्टैंडर्ड आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे, काम कर रहे होंगे, तो वहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा होगा, आपको उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए चलना है। अभी बाय डिफॉल्ट यही स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ दी जगह पे यूज़ हो रहा है, तो आपको कोशिश ये करनी है आप एटलीस्ट फेमिलियर हो उससे। ठीक है, ताकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोड करने जाएँ तो हमारा नाम खराब ना हो, आपको पहले से चीज़ें पता हो। ठीक है, ठीक है जी। अब इंडेंटेशन हमने देख ली, कितने स्पेसेस, 4 या फिर टैब। अब ये जो सिंटैक्स है, कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने टैब प्रेस किया। अब ये जो टैब क्या डिफाइन कर रहा है, ये जो प्रिंट है ये किसकी बॉडी है, इफ की बॉडी है। ठीक है, जो कंडीशन आपने लगाई है ये इसकी बॉडी है। इसके नीचे वाली लाइन में भी मैंने टैब लगाया है, तो इट्स मीन क्या है, ये भी इफ की ही बॉडी है। अब अगर मैं कोई लाइन अच्छा, ये भी बॉडी, अगर मैं कोई लाइन बगैर इंडेंटेशन के लिखता हूँ ना, तो इट्स मीन कि वो अब इफ की बॉडी के बाहर है, अब वो इफ के साथ कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी इंडेंटेशन। अब नीचे देखें, हमने क्या है, इफ के बाद कॉलम के बाद टैब नहीं दिया, तो ये क्या है, एक एरर रेज करेगा। कौन सा एरर होगा, सिंटैक्स एरर। क्या कहेगा, इंडेंटेशन एरर होगा। ये क्या कह रहा है, इंडेंटेशन मिसिंग। अब इसको कैसे पता चलेगा कि इफ की बॉडी कौन सी है। ठीक है, आपने इंडेंट नहीं किया तो उसको पता ही नहीं कि बॉडी कौन सी है, तो बॉडी डिफाइन करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, इंडेंटेशन। फंक्शन के अंदर भी ऐसी आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन की बॉडी एक इंडेंट करते हैं, सही है, 4 स्पेस या फिर टैब। अगर इंडेंटेशन नहीं लगाएंगे तो हाउ वी नो कि इसकी बॉडी कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ एंड है। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप इसके एक बटन की प्रेस करें हर लाइन के बाद। ये एक एनिमेटेड वीडियो बनी हुई, देखें, एक डेटा का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट कुछ भी बनाए, उसके अंदर इंडेंट करते हुए हमने सारी चीज़ें पास करी। इसकी बॉडी, सही, क्या है, फंक्शन बनाया, फंक्शन के पैरामीटर्स आ गए, फंक्शन की बॉडी, और इफ आप इंडेंट करते रहेंगे वो नेस्टेड होता रहेगा। जितनी आप इंडेंट करेंगे, आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन की इंडेंटेशन देने के बाद उसकी कंडीशन लगाई, फिर इफ की इंडेंटेशन, तो इस तरह से आप इंडेंट करते हुए नेस्टेड इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, वो ये पाइथन में फर्स्ट कोड कैसे जनरेट करना है, देन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, ऑप्टिमल टाइप। अब टाइप हिंटिंग क्या है, पाइथन जब हम यूज़ करेंगे तो वो टाइप हिंट्स के साथ यूज़ करेंगे। अब टाइप तो हमें पता है क्या होगा, कितनी टाइप्स होती हैं, जो टाइप्स में थी वही पाइथन में होती है। कौन कौन सी होती है,
इंटीजर बूलियन, अच्छा इंटीजर जो है वो आपकी नंबर में डालना है, इंटीजर बूलियन सैड टपल लिस्ट डिक्शनरी फ्लोट कॉम्प्लेक्स और भी बहुत सारे हैं जस्ट अभी और अब हम यूज़ करेंगे। अब देखिए ये एक सेल है, मैंने उसकी टाइप क्या दी, एज टाइप इंटीजर और अच्छा ये इनपुट का यहाँ पर फंक्शन लगा हुआ है। ये इनपुट क्या करता पता है किसी को? ये रन टाइम पे यूजर से एक इनपुट लेता है, लाइक इंक्वायरर आपने टाइप यूज किया, ठीक है। आप जब भी सेल एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर एक यूजर से इनपुट लेगा ही, क्या लिखा हुआ इंटर योर एज, तो एज का क्या मतलब है, इंटीजर डालेगा यूजर, तो हमने एज की टाइप क्या दे दी इंटीजर और उसको प्रिंट कर दिया। अब एफ स्ट्रिंग के साथ इसको प्रिंट किया, एफ स्ट्रिंग क्या है, अच्छा ठीक है, हमने इसको प्रिंट किया। अब एफ स्ट्रिंग आपको याद है, आप टाइप सेट के अंदर टाइप सेट के साथ मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा आप सिंक जल्दी हो जाएंगे। अच्छा एक सवाल है, ब्रेक चाहिए आपको?